हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जानेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देख लिए इनर्शिया के बारे में, समझ गए इनर्शिया क्या था। तो इनर्शिया एक इनएबिलिटी को बताता था, यानी कि कोई बॉडी खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी कि बॉडी को करने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को जानेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ को तो समझ गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत कुछ के कहा गया, एरिस्टोटल ने कहा, गैलीलियो ने कहा, न्यूटन ने भी कुछ कहा, और सबने एक ही बात कहा कि भाई साहब, बॉडी को, किसी भी बॉडी को मोशन में आने के लिए फोर्स का जरूरत पड़ता है, रुकने के लिए फोर्स का जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स का जरूरत पड़ता है। अगर कोई बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बॉडी आइसोलेटेड हो गया, यानी कि बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहेगा। ठीक है, तो उसको कहा गया लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग आज हम जो जानने वाले हैं वो फर्स्ट टॉपिक है मेरे पास मोमेंटम। मोमेंटम इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यहां पे एक लगा वर्ड लीनियर, लीनियर मोमेंटम। यहां पे हमारे पास क्या लगा, लीनियर, लीनियर मोमेंटम। ये मेरे पास दिया गया, डिनोट किया गया पी से। लीनियर मोमेंटम की कहानी क्या होती है वो समझ लीजिए। ये मोमेंटम आया जानते हो, पता है कहां से? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस मोमेंटम का सबसे पहली बार जो यूज हुआ था 1191 में यूज हुआ था, तराइन के युद्ध में। और तराइन के युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था वो आपको पता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया ना, मोहम्मद गौरी को बुलाया कि भैया तराइन के मैदान में आ जाओ, और खुद उसको, उसकी सेना को यहाँ पे बुला लिया गया। यहाँ उसकी सेना यहाँ पे आ गई, पूरा घोड़ा हाथी सबके साथ यहाँ पे आ गई। और पृथ्वीराज चौहान जो है यहाँ पे इस पहाड़ पर, ये अरावली के जो पहाड़ है, तराइन के युद्ध में अरावली के पहाड़ पर ये बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा काट काट करके पहले ही रख लिए थे, समझे? और यहां से जो, जब जैसे ही इसकी सेना आ गई उसके बाद इसको यहां से छोड़ दिया गया, यहां से छोड़ दिया गया। ठीक है, तो जैसे ही छोड़ा गया तो ये अपने रास्ते में आने वाले जितना भी था, हाथी घोड़ा, उसकी सेना, सबका एकदम बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो ये जो इसका जो नाम था, इस मशीन का नाम था मोमेंटा। इसका नाम था, क्या था? मोमेंटा। ये मोमेंटा था, यानी मोमेंटा एक यंत्र के रूप में था, और यह यंत्र काम करता था मास से, जितना हैवी मास हो और वेलोसिटी, ये दोनों से रिलेशन था। ये 1191 की बात है, बाद में हुआ। बाद में इसी का यूज किया गया मोमेंटा का। जो आप लोग गूगल अथी देखते हैं, गुलेल, गांव में लोग, बच्चा जो गांव का होगा वो इस तरह का रबर का बना हुआ रहता है, और इसमें जो पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा जो है ना, इसमें ऐसे रहता था गुलेल, गुलेल तब का रहता था, और ये में रबर लगा रहता था, और इसमें यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा को खींच के इस तरह से, एकदम इस तरह से खींच के मारा जाता था। तो वो जो था ना, उसका भी नाम था मोमेंटा। बाद के कंडीशन में उसका नाम दे दिया गया मोमेंटा। अब बात तो था बहुत पहले, यानी कि जो हम सर आइजैक न्यूटन की बात करते हैं तो उनके जन्म के 400 साल पहले की घटना है ये। 400 साल बाद क्या हुआ, यहां पे आया मोमेंटम। तो कहा गया कि मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्योंकि ये मोमेंटा
यंत्र कब काम कर रहा था, जब अगर वेलोसिटी रखा हुआ है तो ये यंत्र नहीं है, ये गोल पहाड़ का एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी आ जाता था तो ये एक यंत्र के रूप में काम आ जाता था। तो ये चीज एक यूनिकनेस थी इसमें। यहाँ पे मूसित हो तो यहाँ पे कहा गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि P इक्वल टू अगर ले तो P इक्वल टू क्या आया, m इंटू भी। अब भी चूंकि वेलोसिटी है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर, ये भी वेक्टर। यानी हमको कहा गया कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज ए स्केलर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये याद रखिएगा, इसकी डायरेक्शन क्या रही, वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रही। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक, अगर यहाँ पे रखा हुआ है अभी, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास तो इसका जीरो नहीं है, मास तो इसका जीरो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो उस कंडीशन में इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जैसे ही मोशन में आ गया, जैसे ही ये मोशन में आ गया, तो इस जैसे ही मोशन में आया तो इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और दोनों हो गया, इसमें मास और इनटू वेलोसिटी आ गया। अब ये मोमेंटम के रूप में आ गया। अब इसमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी अपने आप जन्म ले लिया, नाम दिया गया मोमेंटम। समझ में आ रहा है। तो ये मोमेंटम करा। अब मान लो कि थोड़ी देर के लिए समझ लो कि अगर इसका वेलोसिटी चेंज ना हो तो इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल वेलोसिटी चेंज होगा। अगर ये तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये चेंज नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं यहां पे, तो देखिए तो, लेकिन मास इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दोनों चेंज नहीं हो रहा है, तो मोमेंटम जो होगा, यानी कि ये जो मोमेंटम होगा ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये चेंज होगा, तो ये बताओ कि मोमेंटम में चेंज किसके, मास तो आप जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। रॉकेट प्रोपल्सन में जहां पे होगा वहां पे होगा, अभी के केस के लिए नहीं हो रहा है। अभी हम मास जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज कर, तो वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, अगर वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार इस पे कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तभी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्योंकि न्यूटन ने पहला लॉ में क्या बोला था कि अगर किसी भी बॉडी के इनर्शिया को डिस्टर्ब करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकालिए कि उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, किसी न किसी रूप में फोर्स लग रहा है। तो यहां पे ये बताया गया कि अगर मान लो, सपोज करो कि कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका कि मोमेंटम कुछ न कुछ है, इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं, तो इस और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू थी। कितनी थी वेलोसिटी, यू, ठीक है, इसकी वेलोसिटी यू थी, और मोमेंटम कितना था ये, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड, मास क्या है एम, इधर की ओर चल रहा है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। थोड़ी देर बाद मान लो कि इस पे एक फोर्स लगा है, थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, भी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, भी मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कि इसके मोमेंटम में चेंज, अगर इस मोमेंटम को हम पी आई से डिनोट करें और इसके मोमेंटम को पी एफ से डिनोट करें, तो मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, मोमेंटम कितना हो जाएगा,
मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई होगा। अब यहां पे देखो तो चेंज इन मोमेंटम आया पी एफ माइनस एन वी आई। अब बताओ कि कहीं ना कहीं तो फोर्स कुछ ना कोई तो लगाया होगा, कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। ये सीधा सीधा यही बता रहा है, न्यूटन का पहला नियम के अनुसार ये सीधा सीधा यही बता रहा है कि भैया फोर्स लगाने वाला कोई ना कोई है जिसने फोर्स लगाया। ठीक, तो वो फोर्स जो लगा रहा है वो कौन है जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो फोर्स लगाने वाला कौन है, तो कोई भी एक्सटर्नल कॉज है। कितने समय के लिए फोर्स लगाया है, यानी कि ये जो चेंजिंग हुआ है, ये चेंजिंग होने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। तो कहा गया हाँ बिल्कुल। तो मान लो कि लेट टी बी द टाइम टाइम इन विच वेलोसिटी ऑफ मास m1 changed from u to v, then पी एफ माइनस पी आई अपॉन अगर टी कर दें तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम विथ टाइम। अब बताए हमको कि रेट कहने का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। रेट हम कहते हैं, जब रेट कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, रेट हम जब बात करते हैं रेट की जैसे 5 रुपये प्रति केजी कोई चीज है, तो ये क्या बताता है, रेट बताता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कैसे रेट है, क्या रेट है, तो हम लोग क्या सीधा सीधा क्या पूछा जाता है, क्या पूछते हैं, रेट क्या है, तो बोलता है 5 रुपये प्रति, यानी कि 5 रुपया हर एक 1 केजी के लिए कितना देना पड़ेगा, 5 रुपीज पेड करना पड़ेगा। वो दुकानदार ये बताता है, यानी हर एक 5 रुपये के लिए, हर एक 5 रुपया में 1 केजी हमको कोई सामान मिलेगा। यानी कि ये हमेशा नीचे वाला न्यूमरेटर जो होता है, डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहेगा, कंसीडर किया गया। तो यहाँ पे भी उसी कंडीशन में यहाँ पे टाइम जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एक रेट को बता रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बता रहा है, रेट को बता रहा है। क्लियर है। अब ये रेट जो है, ये रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। ये क्योंकि ये उत्पन्न हुआ, ये जो आया है P माइनस पी आई, ये आया ही है फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। समझा रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही आया है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहां पे अगर कहें स्टेटमेंट दें, तो स्टेटमेंट न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट दे तो क्या दें कि रेट ऑफ, यहां से लिखें रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम इज डायरेक्टली proportional to the directly proportional to the applied force on the body। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, ये जो आपके पास आया रेट, यहां पे रेट है, ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। मतलब कि अगर बॉडी पे वो फोर्स लगा रहे हैं तो ये हमारे पास
मोमेंटम आएगा। ठीक है, यानी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, तो पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी के, इसके अनुसार। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो तो आगे, जब हमारे पास पी एफ यानी पी एफ कर रहे हैं, एफ डायरेक्टली अप्लाइड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी अगर ले रहे हैं, टी, और यहां से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एक ले लें, तो एफ इजकल टू लिखे हम के पी एफ कहां बैठल है, यहां पे देखिए, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी इजकल टू के, और के को लिए यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब बताओ, यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेगा जिसका कि वैल्यू 1 हो जाता है के लिए, तो उस कंडीशन में एफ किसके बराबर आ जाएगा, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, और पी एफ क्या था, पी एफ क्या था, एम इंटू भी, और पी आई क्या था, एम इंटू यू। देख लीजिए आप पीछे, यहां पे लिए थे पीएफ, तो यहां से अगर हम वेलोसिटी पीएफ था तो पीएफ किसके बराबर था, एम इंटू भी के, और पीआई किसके बराबर था, एम इंटू यू के। यहां से क्योंकि इनिशियल मोमेंटम वेलोसिटी यू था और कुछ फोर्स लगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड था। ठीक है, यहां पे हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे u मीटर पर सेकेंड था, और यहां पे मेरा वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी था v मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास जो पी जो था, ये ये pf कितना हो जाएगा, m इंटू भी होगा। देख लीजिए, समझ में आ रहा है। अब देखो तो, ये जो तुम्हारे पास हमारे पास आया था उसके अनुसार हम लेके चले, यहाँ पे इस पे आ गए, तो लिख सकते हैं F इक्वल टू, जो मेरे पास था वो कितना आ जाएगा, F इक्वल टू एम भी माइनस एम यू अपॉन क्या आ जाएगा, टी। यहां से हम F लें तो F कितना आ जाएगा, एम भी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो तो, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू अपॉन टी ये किसको रिप्रेजेंट करता था, एक्सेलरेशन को करता था। तो यहां से क्या आ जाएगा, F इक्वल टू एम इंटू ए आ गया, यानी ये फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब यहां पे हम देखें कि मास को अगर हम कांस्टेंट करते हैं, मास को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, जितना कम फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन उतना कम होगा। कंप्लीट है। तो यहां से हम लोग निकाल लिए, दिस इज कॉल्ड मैग कॉल्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसी को कहा गया F इक्वल टू एम ए। ठीक है, और ए यहां पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये आया। अब देखो, ये जो आपके पास आया है, हम यहां से एक चीज बता दे रहे हैं
आपको शायद पता ना हो, हम एक सिस्टम सराउंडिंग और मीडियम, ये किसको कहते हैं? सिस्टम सराउंडिंग मीडियम किसको कहते हैं? सिस्टम किसको कहते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग कान के बारे में पढ़ते हैं, आंख के बारे में, पैर के बारे में नहीं पढ़ते हैं। यानी सिस्टम करें, हम जब बात करते हैं सोलर सिस्टम की, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो आप किसकी बात करते हैं? 8 की। ठीक है, बहुत सारे ग्रह तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप बात किसकी करते हैं? केवल 8 की। हम बोले इकोसिस्टम, तो इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद द इन्वायरमेंट, उसकी स्टडी करते हैं। अब दूसरे ग्रह के बारे में तो नहीं पढ़ते हैं, पाचन तंत्र के बारे में भी नहीं पढ़ते हैं। तो यानी सिस्टम क्या देता है? एक बाउंड्री देता है। यहां पे भी हम उसी चीज को हम समझाने वाले। जैसे मान लो कि यहां पे एक लड़का है जो एक टॉय रखा हुआ है, टॉय है, ठीक है, इस पे ये एक मैग्नेट को अटैच करके रख दिया गया है, नॉर्थ साउथ ये है। और इसके बिहेवियर, ये जो टॉय है ना, इसके बिहेवियर को पढ़ना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, मोशन कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब मोमेंटम कितना है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? अब मान लो, तो जिसके बारे में पढ़ना है आपको, जो दिया गया है पढ़ने के लिए, वो तुम्हारा क्या कहलाया? वो कहलाया मेरा सिस्टम। क्या कहलाया? सिस्टम। समझ में आ रहा है? एक नटखट बच्चा यहां पे आया, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल मैग्नेट लेके आया, ठीक, क्लियर है? अब जैसे ही यहां पे लाया, तो इसका बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये एक्सटर्न बाहर से लगाने वाला फोर्स है, ये बाहर से लगने वाला फोर्स हो गया, तो इसको कहा गया सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है। अभी तक सराउंडिंग का मतलब होता था अपने चारों ओर, यहां सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया? सिस्टम पर जो बाहर से फोर्स लगा है उसको क्या कहेंगे हम लोग? सराउंडिंग कहेंगे। बस ये बात ध्यान रखना है, क्लियर है? अब हम लोग चले यहां पे कि इस पूरे स्पेस को, उसको क्या कहा गया? मीडियम कहा गया। क्या कहा गया? मीडियम। समझ में आ रहा है? यानी कि अभी तक हम लोग पढ़ते थे लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड अवे फ्रॉम या टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। कभी सोचे कि मीडियम का डेफिनेशन क्या होगा? कभी सोचे? नहीं सोचे, कभी पूछे भी नहीं कि मीडियम क्या होता है। तो मीडियम वो होता है जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं रे के बारे में, तो मेरा सिस्टम कौन होता है? रे। और इसके चारों ओर जो स्पेस है, ये जो चारों ओर स्पेस है, इसी को कहा गया मीडियम। समझ में आ रहा है? यहां पे भी वही चीजें कही गई हैं कि मीडियम क्या है, तो समझ में आ गया। अब इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो आप डिफाइन कर सकते हो कि सिस्टम वो होता है जो हमको पढ़ने के लिए दिया, अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड विच बीइंग गिवन टू अस एज ए पॉइंट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, फिर सिस्टम हो गया मीडियम। मीडियम का कहते हैं स्पेस अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड मीडियम। और सराउंडिंग का दोज हु अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स या इन्फ्लुएंस द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एक सर टर्म आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे, यानी कि बाहर से लगने वाला कोई फोर्स नहीं हुआ, यानी कि टोटल फोर्स, इस पे लगने वाले टोटल फोर्स का समेशन क्या हो जाएगा भैया? जीरो। तो उसको कहेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहेंगे? जिस पर कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे। अब देखो तो, अगर हमको कहा जाए कि आप बताइए, यहां पे हमको कहा जाए अगर कि आप बताइए मुझे कि
न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूफ करो। क्या कहा गया? न्यूटन के सेकेंड लॉ से किसको प्रूव करना है? फर्स्ट लॉ को। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है ए बराबर क्या दिया? एम में दिया। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहा जाता है कि कोई बॉडी पे अगर फोर्स जीरो हो, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तो बॉडी एक ही वेलोसिटी से, एक ही वेलोसिटी यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म होगा। और हमेशा क्या रहेगा? यूनिफॉर्म ही रहेगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। यही कहता है ना। अगर कोई बाहर कोई बॉडी पे कोई फोर्स ना लग रहा, क्या बोला गया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ? इफ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल बी कंटिन्यू इन रेस्ट, और इफ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन देन इट विल बी कंटिन्यू मोशन। ठीक है, until external force applied on it. If you are not applying any kind of external force, then the velocity of the body will be continuous, moving in the same magnitude of velocity. ठीक है, वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। If you are not applying any kind of force, then the body, if the body is in a state of rest, then it will be continue in a state of rest, according to the Newton's first law of motion. Now in that case what we have, हम यहाँ पे एक बराबर है में एफ इक्वल टू जीरो, यू हमारे पास यूनिफॉर्म, हमको पूछा गया कि इस नियम से इसको प्रूफ करो। हम कहें ठीक है भाई, कर लेते हैं। अब हम एफ बराबर, अगर हमारे पास है एम ए, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब बताओ, एम तो कभी जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि पार्टिकल के लिए है, तो एम नेवर भी जीरो। तो हमारे पास कौन कौन जीरो होगा? ए ही जीरो होगा। अब ए का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी है, तो हम यहां पे लिखें v माइनस यू अपॉन टी और इक्वल टू क्या लिखें? जीरो। अब देखो तो यहां पे क्या हो गया? v माइनस यू इक्वल टू जीरो, यानी कि v बराबर क्या आ गया? u, यानी बॉडी पे उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? जब बॉडी पे फोर्स मेरा जीरो हो गया। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस पे आगे हम लोग इसके न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे इंपल्स के बारे में। फिर इसमें हम लोग इस पे कैसे क्वेश्चंस बनेगा उसकी बात कर लेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बारे में, और बहुत सारा क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आईआईटी में आया हो, एडवांस में क्वेश्चन आया हो, नीट में क्वेश्चन आया हो, उस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन भेज सकूं और आप प्राप्त कर सकें। और पहले से अगर हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, प्लीज एक लाइक तो बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।